मनुष्य को जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी, या बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जिनमें रोटी, कपड़ा और मकान जरूरी रहता है। और इन सभी को प्राप्त करने के लिए इंसान किस संसाधन का मूलभूत रूप से उपयोग करता है, तो वो संसाधन है भूमि संसाधन। इसी के बारे में चर्चा करनी है, सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 2 के बारे में। चैप्टर का नाम है भूमि संसाधन। भूमि संसाधन हमारे प्राकृतिक संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण है। हम कृषि, पशुपालन, उत्खनन, उद्योग, यातायात, बसाहट सभी के लिए किस पर निर्भर हैं? भूमि पर निर्भर हैं। अब भूमि उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। भूमि उपयोग हम कई क्षेत्रों में करते हैं, जैसे कि कृषि, पशुपालन, उत्खनन, उद्योग इत्यादि में। ठीक, किसी भी देश या प्रदेश में मौजूद भूमि विभिन्न तरीकों से उपयोग किया जाता है। खेती के लिए, शहर, कारखाने और वनांचल में भी उपयोग किया जाता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपको याद रखना चाहिए 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर। और 93% भाग पर हम क्या करते हैं? भूमि उपयोग हम करते हैं, या फिर उसका सर्वेक्षण किया गया है 93%। ठीक, अब नीचे तालिका में ये जो भूमि उपयोग का पाई चार्ट बना है, इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा भूमि उपयोग हम किस रूप में करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कृषि भूमि हमें देखने को मिलता है। और 2050 से 51 के आसपास में, ठीक है, 2010-11 में जो सर्वे हुआ है उसमें कृषि भूमि बढ़ी है। ठीक है, कृषि भूमि लगातार बढ़ी है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, अगर हमारे पास मांग ज़्यादा है, जनसंख्या बढ़ती है, तो क्या कृषि के लिए भी हमें भूमि की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ये अब भूमि उपयोग देखेंगे आप अच्छे से। वन भूमि किसे कहा जाएगा? वनस्पति की प्रचुरता वाले क्षेत्रों को वन भूमि कहा जाएगा। ठीक है, इस वन उपयोग लकड़ी, कंदमूल, जंगली फल, औषधियाँ, पशुचारण इत्यादि में किया जाता है। वन भूमि भी हमारे यहाँ बढ़ी, 14% से बढ़कर 23% तक हो गई है। और वन भूमि में वृद्धि कहाँ से कहाँ तक हुई? तो 1970-71 के आसपास में यह वृद्धि हुई है। इसके कई सारे कारण हैं, वो कारण बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद से वन भूमि लगभग स्थिर है। 1970-71 के आसपास में हमने कई सारे पर्यावरण के कार्यक्रम चलाए थे, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, कई सारे नियम कानून बने। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इत्यादि सारी चीज़ें हुई थी इसी के आसपास। इसीलिए 1970-71 तक वन भूमि काफ़ी बढ़ी हुई दिखाई देगी। वन भूमि से हमारा क्या आशय है? वह भूमि जिनका उपयोग वनों के रूप में होना है उसे क्या कहा जाएगा? वन भूमि कहा जाएगा। यह जरूरी नहीं है कि पूरी भूमि पर वन हो, बिल्कुल। जैसे 2010 में केवल 19.5% जमीन वन से ढकी हुई थी, जब वन भूमि 23% थी। ठीक है, हमें ये समझना होगा कि वन भूमि और वन अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, वन भूमि हमारे पास 23% है। ठीक है, जबकि 19.5% जमीन पर क्या था? वन से ढकी हुई थी। कब की बात हो रही है? यह 2010 के आसपास की बात हो रही है। ठीक, वनों से हमें लकड़ी इत्यादि मिलती है, मगर इसके महत्व इनके उत्पादन से कहीं अधिक है। बिल्कुल, वन कई प्रकार के जीवों के लिए आवास भी होते हैं। हमें औषधि भी बहुत सारी मिलती हैं, साफ ऑक्सीजन रखने में मदद करते हैं। चलिए और आगे पढ़ते हैं। वनों की एक विशेषता है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। बिल्कुल, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा स्थिर होती है। ठीक, ऑक्सीजन का नवीनीकरण होता है। ऑक्सीजन मानव एवं जंतुओं के लिए श्वसन के लिए आवश्यक है। साइंस में पढ़ते हैं आप लोग। कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिरता वायुमंडल के तापमान को स्थिर रखने में सहायक है। इस पर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, जिसे ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं हम लोग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी है। ठीक, और ग्लोबल वार्मिंग
को अगर कंट्रोल करते हैं तो वायुमंडल के तापमान को स्थिर रखने का नाम है वो। वन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। यही नहीं, वनों से हमारे जल स्रोत बने रहते हैं। भूमि के जो जड़ होते हैं वो पेड़ को, भूमि के जो में के अंदर जो जड़ रहते हैं वो पानी को बांध कर रखते हैं। ओके, वन हमारे वन्य जीवों का निवास है। वनों के नष्ट होने पर जंगली जानवर और वनस्पति नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, उनके आवास नष्ट होते हैं। पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टिकोण से देश में कम से कम 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। हमारे यहाँ अभी लगभग 23 से 24% भाग में क्या है, वन भूमि है। मतलब हम डेफिसिट में, हमें थोड़ी भूमि का वन का संरक्षण और करना चाहिए, किंतु भारत 23% वन आवरण है। ठीक है, विभिन्न राज्यों के बीच वन आवरण में भी विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी वहाँ पे वन कम होंगे। छत्तीसगढ़ भारत के वनाच्छादित प्रदेशों में से है। इसका लगभग 41% जमीन पर वनों का आवरण है। छत्तीसगढ़ में लगभग 42% जमीन पर जंगल हैं, बिल्कुल। बट आज ये जंगल भी खतरे में है। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट की नज़र हमेशा बनी रहती है कि वन भूमि के जगह पर उनकी क्या होनी चाहिए, कोयले फैक्ट्री होनी चाहिए, हंसदेव अरण्य। और अभी फ़िलहाल जो रायगढ़ के किसी जंगल काटा जा रहा था वो काफ़ी न्यूज़ में है। आपको न्यूज़ वगैरह देखते रहना चाहिए, आपको कई सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। उत्तर प्रदेश में 5%, उड़ीसा के 31% जमीन पर वन आवरण है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम 5.7%, जबकि उत्तर प्रदेश हमारे राज्य से काफ़ी बड़ा है क्षेत्रफल के एरिया में। उत्तर पूर्व के राज्य जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय इत्यादि में 70 से 83% तक के भूमि पर क्या है, जंगल है, वन है कहना चाहिए। सीमा का कहना है कि वनों की कटाई का मुख्य प्रभाव यह होगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इमारती लकड़ी और लकड़ी का फर्नीचर नहीं मिलेगा, बिल्कुल। जूलिया का कहना है कि सबसे बड़ा प्रभाव तो पृथ्वी के पर्यावरण पर पड़ेगा। दोनों बातें सही हैं, दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, वनावरण के संदर्भ में छत्तीसगढ़ भारत के लिए क्या महत्व रखता है, तो छत्तीसगढ़ में आप कई सारे आंसर इसमें मैच कर सकते हैं। आप इसमें 3 जो हमारे नेशनल पार्क हैं उसका मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, सेकेंडरी इंद्रावती नेशनल पार्क है, और एक कोई नेशनल पार्क है अचानकमार। अचानकमार अमरकंटक राष्ट्रीय उद्यान है। दिन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में लिख सकते हैं। आपको ये मेंशन करना चाहिए कि 42% जमीन हमारी वनाच्छादन से ढकी हुई है, तीसरे स्थान पर है हम पूरे देश के बारे में, वगैरह वगैरह। ये सब पॉइंट आप नोट कर लेंगे या लिखेंगे। आपने उत्तर के मैदान के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 5% वन होने के कारण और क्या परिणाम हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि किस चीज़ का कारण है, वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। दूसरा कारण क्या होता है, इंडस्ट्री। ओके, और तीसरा कारण क्या हो सकता है, अच्छा इसके परिणाम भी पूछना है, कारण और परिणाम। तो परिणाम वहाँ पर कई सारे, जहाँ पे पानी नहीं रहेगा, वो जहाँ पे पेड़ नहीं है वहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, भूस्खलन इत्यादि इसके परिणाम होते हैं। ठीक, उपवन भूमि, इस वर्ग में ऐसी भूमियाँ सम्मिलित की जाती हैं जिन पर बाग बगीचे लगे होते हैं। यह अनेक प्रकार के पेड़ों वाली भूमि है जिनसे फल आदि प्राप्त होते हैं। भारत में 60 वर्षों में बगीचे पेड़ों को काटकर भूमि को कृषि एवं अन्य उपयोग में लिया गया है, जिसके कारण विगत 60 वर्षों में 7% से घटकर यह 1% रह गई है। आपको उपवन भूमि की परिभाषा और अभी हमारे देश में 1% भूमि है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, कृषि भूमि पर आ जाते हैं। कृषि भूमि और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कृषि पर भी हमारी जो अन्न है वो किस माध्यम से मिलते हैं, हमें कृषि के माध्यम से मिलते हैं।
हमारे देश के विशाल भाग पर खेती होती है। हमारे अधिकांश लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि कृषि, उद्योग और सेवा अर्थव्यवस्था के तीन बुनियादी क्षेत्र होते हैं, जिसमें से पहला क्षेत्र तो हमारा कृषि होता है। तो कृषि पर बहुत ज़्यादा निर्भर है भारत, एक वृहत आबादी वाली देश है, इसीलिए हमें कृषि भूमि ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। कृषि भूमि का और क्या फ़ायदा है? अनाज के अलावा उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। 1950 में 42% भाग पर कृषि भूमि थी, आज के समय 46% है। कृषि भूमि का विस्तार भी 1970 के बाद लगभग स्थिर है। सिंचाई का विस्तार हुआ। कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता है। सिंचाई के लिए जो हम जलाशय वगैरह बनाएंगे, बांध बनाएंगे, वो कहाँ पर बनाएंगे? भूमि पर ही बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी भूमि अत्यंत आवश्यक है। और अब कृषि भूमि पर 2 या 3 फसलें ली जा रही हैं, मतलब 2 या 3 रोटेशन होते हैं, क्रॉप्स के फसल रोटेशन होते हैं। कृषि वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो क्या होगा कि हर समय मानसून तो नहीं रहता है। भारत की कृषि किस पर निर्भर करती है? मानसून पर निर्भर करती है। मानसून से क्या व्यवस्था हो जाती है, क्या फ़ायदा होता है? सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है। पर हमेशा मानसून नहीं रहने का कारण सिंचाई के अन्य साधन भी विकास करने जरूरी होते हैं। यही अन्य साधन विकसित करने के लिए भूमि की आवश्यकता और बढ़ जाती है। पर अभी भी भारत में केवल 38.75% कृषि भूमि सिंचित है। उसी पर एक से अधिक फसल ली जा सकती है, ठीक है। जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था होगी वहीं पर एक से अधिक फसल ली जा सकती है। अकृषि भूमि, इसके अंतर्गत वे सारी ज़मीनें हैं जिन पर खेती नहीं की जा सकती तथा जिसे गैर कृषि उपयोग में लिया जा सकता है। हिम आच्छादित पर्वत, रेत के टीले, मकान, दुकान, उद्योग, सड़क, रेल मार्ग, बाजार, खेल का मैदान, तालाब, ये सब क्या भूमि है? अकृषि भूमि के अंतर्गत आएंगे। जो आप बांध वगैरह की बात करते हैं वो अकृषि भूमि है। औद्योगिकीकरण के कारण जो भूमि नष्ट हो गई या फिर जिस भूमि का उपयोग उद्योग के लिए हो रहा है वो भी अकृषि भूमि में आती हैं। नगरीकरण, यातायात वृद्धि के कारण अकृषि भूमि का विस्तार तेजी से हुआ। राष्ट्रीय भूमि का उपयोग 1950-2020 के अनुपात 4 से लेकर 9% हो गया है, ठीक। अकृषि कार्यों जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण में कृषि भूमि अधिग्रहण करने की मांग की जाती है। भूमि कभी भी एक संसाधन हमेशा सीमित रहता है, इसीलिए ठीक उसी तरह भूमि संसाधन भी सीमित है। इसीलिए कृषि भूमि को बढ़ाने, कृषि भूमि के ही स्थान पर क्या लगाए जाते हैं? हमारे उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, ठीक है। कृषि भूमि का उपयोग इस प्रकार बदला जाए और किसान को इससे उचित मुआवजा कितना मिले, इस पर आज गहन विवाद चल रहा है। अगर उपजाऊ बहुफसली भूमि पर उद्योग लगे तो अनाज उत्पादन और देश की खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये निगेटिव इम्पैक्ट करेंगे। इंडस्ट्रीज़ वगैरह कभी भी लगेगा तो वो भूमि को क्या करेगा? निगेटिव इम्पैक्ट करेगा। पहले तो वो अधिग्रहण करेंगे, उसके बाद जो प्रदूषण निकलेगा वो भी भूमि को नुकसान करता है। इसीलिए इससे खाद्य सुरक्षा पर क्या होता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कम उपजाऊ जमीन को इस तरह काम में लाया जाना उचित है, ठीक है। कम उपजाऊ की जो ज़मीन है वहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह लगाने चाहिए हमें, ठीक है। गवर्नमेंट इसी तरह पे काम करना चाहिए, सरकार को भी हमारे। इस तरह किसानों को उनकी ज़मीन के बदले किस तरीके से मुआवजा देना चाहिए, इस पर भी विवाद चल रहा है। क्योंकि किसान किस पर आश्रित होते? किसान के आय का संसाधन या फिर आजीविका का जो आजीविका किसान कहाँ से एकत्र करता है? तो कृषि से ही एकत्र करेंगे, ओके। तो उनकी कीमतें कई गुना बढ़ जाती हैं। ज़मीन उपयोग को जब बदला जाता है, किसान से ज़मीन लेके अगर हम वहाँ पे यातायात के साधन विकसित करें या इंडस्ट्री विकसित करें, कई बार आप सुनते होंगे कि हमारे घर के सामने अगर रोड निकल रही है तो हमारी ज़मीन के ऊपर से अगर जा रही है तो क्या दिया जाता है? हमें मुआवजा दिया जाता है। तो ज़मीन की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। किसानों का मुआवजा कृषि भूमि के आधार पर निर्धारित किया जाता है, ओके। कृषि भूमि अगर है तो उसका मुआवजा ज़्यादा मिलता है, ऐसा मानना है और ये होना भी चाहिए। कृषि भूमि पर किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए या
सीमित रूप से करनी चाहिए। इससे किसान को अपनी ज़मीन के बढ़े हुए मूल्य का फ़ायदा नहीं मिल पाता। ठीक, कृषि भूमि का मतलब जितना मूल्य रहता है उसका उतना फ़ायदा किसान को मिल नहीं पाता है। वो कृषि के आधार पर अपना जीवन निर्वाहन करते हैं, पर एक बार मुआवजा देना अलग बात है। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रतिभूमि। अक्सर किसान कम उपजाऊ वाली भूमि को परती छोड़ देते हैं। परती कहने का मतलब है कि वहाँ पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। अगर किसी ज़मीन पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रतिभूमि। जमीन की उर्वरता पुनर्स्थापित हो। क्यों परती छोड़ा जाता है? ताकि जमीन की उर्वरता, जो उर्वरक क्षमता है, वो पुनर्स्थापित की जा सके। प्रतिभूमि के दो भाग हो सकते हैं, वर्तमान प्रतिभूमि और पुरानी प्रतिभूमि। नाम से ही स्पष्ट है, वर्तमान और पुरानी। वर्तमान प्रतिभूमि 1 वर्ष के लिए परती होती है और उसमें ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि होती है और उर्वरता बढ़ जाती है। पुरानी प्रतिभूमि 1 से अधिक वर्षों से परती होती है तो उसे क्या कहा जाता है? पुरानी प्रतिभूमि। भारत में आज लगभग 8% की ज़मीन क्या है? परती है। पुरानी परती पर कृषि का विस्तार नहीं होने से ही वह क्या बन जाएगी? बंजर भूमि बन जाएगी। बंजर भूमि में 2 प्रकार की भूमि सम्मिलित है। बंजर भूमि को देखते हैं। कृषि की संभावना अत्यंत कम है, जैसे बंजर, पहाड़ी भूभाग, खड्ड इत्यादि। भू संरक्षण की विधियों से उसे वानिकी एवं कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ठीक, इससे कुछ ऐसी भूमि भी है जिससे पहले कृषि की जाती थी पर अब बंजर हो गई है। बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए इसका विकास किया जा सकता है। जैसे ही मैंने बताया कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें भूमि संसाधन का मैक्सिमम उपयोग करना पड़ेगा कृषि के लिए, क्योंकि भोजन सभी लोग ग्रहण करते हैं और भोजन कहाँ से प्राप्त होती है? कृषि से ही प्राप्त होगा। बंजर भूमि का गैर कृषि कार्यों में उपयोग वन विभाग द्वारा अधिग्रहित किए जाने एवं उन्नत तरीके से कृषि भूमि के रूप में परिवर्तित किए जाने के कारण 60 वर्षों में यह भूमि 21% से कम होकर 10% रह गई है। बंजर भूमि की बात की जा रही है। ठीक, परती भूमि और बंजर भूमि में आप अंतर लिख लेंगे और विकास योजना बनाने में इनका क्या महत्व है। तो विकास योजना बनाने में इनका क्या महत्व है ये भी आप समझ के अपने शब्दों में लिखेंगे। ऊपर में दिया गया है सारी चीज़ें। चराई भूमि कैसा कहा गया है, किसे कहा जाता है? इसके अंतर्गत वह भूमि सम्मिलित की जाती है जो स्थायी चारागाह क्षेत्र तथा किसी भी प्रकार की चराई भूमि होती है। भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए है, यहाँ पशुओं को चराया जाता है एवं चलावन के लिए लकड़ी भी प्राप्त होती है। इसे चराई भूमि कहा जाता है। पशुओं को चराने के लिए गांव में एक निर्धारित क्षेत्र होता है। ठीक, भारत में 1950 से 71 के बीच में वृद्धि हुई। 40 वर्षों में इनमें कमी आ रही है। कारण, यही सब कारण है। अंधाधुंध विकास। ओके, इस भूमि के कम होने के का कारण प्रतिकूल सबसे गरीब परिवारों पर पड़ता है, जिसके लिए पशुपालन एवं जीविकोपार्जन एकमात्र साधन है। चराई भूमि के कम होने का प्रमुख कारण अतिक्रमण कर दूसरे कार्यों में उपयोग करना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए। आप अपने एरिया में देखिए कि चराई भूमि कम हुई है। आप पूछ सकते हैं कि इसका कारण क्या है। अपने जो बुजुर्ग होंगे वो पूछिए कि जो पहले के लोग थे या पुराने ज़माने में जो लोग थे, आज के समय पे नहीं, पहले चराई भूमि किसे कहा जाता था, क्या उपयोग था उसका, और पशुचारण के लिए क्या क्या उपयोग करते थे। ठीक, इसका प्रभाव क्या गांव और शहर के सभी लोगों पर समान रूप से पड़ता है? कह सकते हैं कि समान रूप से पड़ता है। या फिर गांव में पशुओं की जो है, पशुओं की स्थिति लगभग ठीक है, पर यही चीज़ें शहर में क्या होती हैं? पशु आवारा टाइप से घूमते हैं, आवारा पशु कहा जाता है उनको। कोई संरक्षण नहीं, कोई देखभाल नहीं, कोई चराई भूमि नहीं। तो शहर पे इसका प्रभाव कम है, पर गांव में ज़्यादा स्थिति खराब है। अपने गांव का रेखा चित्र बनाकर भूमि उपयोग को प्रदर्शित कीजिए। इसमें आपको अपने गांव का एक नक्शा बनाना है। कहीं पे डैम होगा, कहीं पे वानिकी लगा होगा। ठीक है, गांव के बाहर अक्सर छत्तीसगढ़ में तो जंगल मिल जाते हैं, जंगल का एरिया भी उसमें दर्शाइए।
कृषि कौन से भूमि पर होती है उसको दर्शाइए। मानवीय बसाहट कहाँ है आप दर्शा सकते हैं। डैम वगैरह सिंचाई के संसाधन कहाँ हैं, नदी कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको दर्शानी है। सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण सरकार द्वारा भी किया जाता है, निजी कंपनियों द्वारा भी किया जाता है। और उस अधिग्रहण के लिए एक नियम कानून कायदे कानून कौन बनाती है, सरकार बनाती है। सरकार का अधिकार होता है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए अगर किसी निजी व्यक्ति या गांव की जमीन की आवश्यकता है तो सरकार उन्हें उचित मुआवजा देकर अधिग्रहित कर सकती है। जैसा कि हमने अभी कृषि वाले भूमि पर पढ़ा था कि कृषि भूमि का उचित लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है। इस कानून की मदद से सरकार विभिन्न उपयोग जैसे सड़क, रेल मार्ग, हवाई अड्डे, खदान, औद्योगिक क्षेत्र, अस्पताल, दफ्तर, बांध इत्यादि के लिए ज़मीन की व्यवस्था करती है। इस काम के लिए बहुत मात्रा में ज़मीन की ज़रूरत होती है। बिल्कुल कई सारे गांव भी क्या हो सकते हैं, विस्थापित हो सकते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि उचित मुआवजा कैसे दिया जाए, इसको लेकर विवाद चल रहा है। 2013 में एक महत्वपूर्ण कानून बना जिसका नाम भूमि अधिग्रहण नियम 2013 है। इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में आपको पढ़ना है कि भूमि अधिग्रहण का मतलब क्या होता है कि जो जहाँ पे कोई भी कार्य हो रहा था, कृषि कार्य था या फिर कई लोगों का निवास था, वहाँ से उन्हें विस्थापित करके किसी अन्य काम में भूमि को लिया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा, भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। अधिग्रहण के साथ साथ पुनर्वास पुनर्स्थापन का भी प्रावधान होता है। निजी कंपनी सार्वजनिक निजी भागीदारियों के इस्तेमाल हेतु भूमि के अधिग्रहण के मामले में 80% विस्थापित व्यक्तियों की सहमति अपेक्षित है। मतलब किसी गांव में अगर 100 लोग रह रहे हैं तो उसमें से 80 लोग इस बात पे राजी होने चाहिए कि हाँ ठीक है, भूमि का अधिग्रहण सरकार को दे दिया जाए। विस्थापित या अधिग्रहण द्वारा प्रभावित परिवारों की संबंधित भूस्वामियों के साथ वे लोग भी सम्मिलित होंगे जो जमीन से अपनी आजीविका पाते थे, जैसे मजदूर, बटाईदार, चरवाहे, आदिवासी इत्यादि, जो उस भूमि पर अपना रोजी रोटी चलाते थे और आजीविका संबंधित थे। ठीक, अतिशेष परिस्थितियों में ही बहुफसली और सिंचित कृषि भूमियों का गैर कृषि उपयोग के लिए अधिग्रहित किया जा सकेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक, अधिग्रहण से पूर्व उस जमीन के उपयोग और परिवर्तन का सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। भूमियों व अन्य को उचित मात्रा में मुआवजा दिया जाएगा। जिस काम के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया है उसे अलग भूमि पर नहीं किया जा सकता और 5 वर्ष से अधिक समय में उस भूमि का उपयोग नहीं होता तो उसे पुराने भूस्वामियों को लौटाया जाएगा। ठीक है, अधिग्रहण करने के 5 साल के अंदर आपको वहाँ पे जिस काम के लिए अधिग्रहित की गई है भूमि, वो काम स्टार्ट करना होता है। सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अधिग्रहित भूमि के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं होना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कई उद्योगपति व सरकारी अफसर जो नए उद्योग लगाने के लिए ज़मीन चाहते हैं यह शिकायत कर रहे हैं कि इस कानून के कारण उन्हें ज़मीन मिलना बहुत कठिन और महंगा हो गया है। ठीक है, एक समस्या दी गई है, आपको इस पर विचार करना है। एक गांव है नीमगंज जहां की ज़मीन सिंचित है और सालों से वहां के किसान 3 फसल लेते हैं। वहां पर एक औद्योगिक केंद्र और उपनगर बसाने की योजना है। उस गांव की ज़मीन को अधिग्रहित करने की योजना है, मान लीजिए सरकार के द्वारा या किसी निजी कंपनी के द्वारा। उस गांव में ज़मीन वाले किसान हैं और भूमिहीन मजदूर, छोटे व्यापारी भी इस परियोजना के कारण उन सबकी आजीविका खतरे में है। उनमें से कुछ परियोजना का विरोध करना चाहते हैं, कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि नए भूमि अधिग्रहण कानून का सहारा ले सकते हैं। कानून की मुख्य बातों पर विचार करके बताओ कि नीमगंज वालों को क्या करना चाहिए, उनके साथ क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। आपको ये आंसर हमेशा अपने शब्दों में लिखना है और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके या तो पाठ के बाद या फिर इसी पाठ के दौरान जो प्रश्न पूछे गए हैं, पाठ को पढ़ के अपने शब्दों में समझ के आपको आंसर लिखना है। ठीक, मृदा देखते हैं। भूमि संसाधन की बात करें तो प्रमुख रूप से मिट्टी या मृदा की ही बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मृदा या मिट्टी भूमि संसाधन का क्या होता है, भूमि संसाधन की सबसे ऊपरी परत को, भूमि की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जा सकता है, मृदा या मिट्टी कहा जा सकता है।
ये क्या होती है, उपजाऊ होती है। भू संसाधन का महत्वपूर्ण अंश है। सामान्य अर्थों में पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत या मिट्टी जिस पर वनस्पति उगती है मृदा कहलाती है। मृदा चट्टानों के विघटन से बनती है। इसमें जलवायु, वनस्पति आदि की प्रमुख भूमिका होती है। गर्मी सर्दी पानी से प्रभावित होकर टूटती फूटती घिसती हैं, जिसके कारण बारीक कण अलग हो जाते हैं। इसे वनस्पति व जानवरों के अवशेष मिल जाते हैं और लंबे समय से ये मृदा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो जो पृथ्वी पर चट्टान और कई तरह के पत्थर रहते हैं वो आपस में घिसटते हैं, जिसके कारण मृदा का निर्माण होता है। मृदा से वनस्पतियां पोषण प्राप्त करती हैं और अन्य जीव व जानवर वनस्पतियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त करते हैं। मृदा न केवल जीवधारियों को भोजन उपलब्ध कराती है, बल्कि इसका उपयोग ईंट, बर्तन, खिलौने, मिट्टी, खपरा इत्यादि में भी निर्माण में किया जाता है। ग्रामीण भारत में मकान की दीवारें एवं फर्श की लिपाई पुताई किससे की जाती है? मिट्टी से ही की जाती है। कोई मकान के नींव या कुआं खोदते देखे पाएंगे कि मिट्टी जमीन की कई परतों में बिछी है। मृदा की इन क्षैतिज परतों को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है, जिसका इमेज बनाया गया है। मृदा की परतों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: जैविक, खनिज एवं आधार परत। ठीक है, आर परत को आधारी परत कहा गया है। ठीक है, R2B के आधार पर हम खनिज परत में बांटते हैं और B2O जैविक परत है। आप इसके बारे में ये आप डायग्राम आप बना लेंगे। ये मृदा परिच्छेदिका का डायग्राम है, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, पूछने की संभावना रहती है। देखते हैं जैविक परत क्या है। जैविक परत सबसे ऊपरी परत है, O और A सम्मिलित है। O से लेकर A तक क्या है? ये जैविक परत होंगे। ठीक, O परत में पेड़ पौधे व जंतुओं के अपघटित अंश मिला होता है, ह्यूमस कहा जाता है जिसे। इसके नीचे A परत होती है जो खनिज परत होती है, किंतु यह O परत से अधिक प्रभावित होता है, जिस कारण इसमें जैविक पदार्थों की अधिकता होती है। जैविक परत की मोटाई भिन्न भिन्न होती है। नदी घाटी के निचले भागों में इसकी मोटाई सर्वाधिक होती है। जैविक परत पर ही कृषि कार्य होता है एवं वनस्पतियां उगती हैं। इस कारण यह परत महत्वपूर्ण है, किंतु अपरदन के प्रभाव से पहले इसी परत पर पड़ता है। फसलों के लिए भी कीटनाशकों का प्रयोग, कचरों का निस्तारण इस सब परत को प्रभावित करते हैं। ये यहाँ से लेके अपरदन से लेके कीटनाशकों एवं कचरों का निस्तारण जो बात की जा रही है, अभी हम पढ़ेंगे मृदा प्रदूषण, या फिर मृदा को किस किस चीज़ों से हानि होने वाली है। मृदा प्रदूषण की बात जब भी करेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो जैविक परत पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वह सबसे पहला स्तर है मृदा का। खनिज परत बीच की परत है जिसमें B परत सम्मिलित होगा, यह खनिज परत होती है। खनिज परत देख लेते हैं। जैविक के जस्ट नीचे से क्या स्टार्ट होगा? खनिज परत स्टार्ट होगा, ये खनिज परत। ठीक है, जिससे जीवांश की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। इसमें जीवांश की मात्रा कम होती है। जैविक परत की तुलना में इसके कण मोटे होते हैं। इस परत तक उन पौधों की जड़ें पहुंचती है जिनकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जा सकती हैं। टमाटर के पौधों की जड़ जैविक परत तक सीमित रहती है, जबकि आम के पेड़ की जड़ खनिज परत तक जाती है। ठीक, आधारी परत यह सबसे निचली परत है। इसमें C और R परत सम्मिलित हैं। R आधारी चट्टान होती है जिसके विखंडन से C परत का निर्माण होता है। भारत में मृदा वितरण देखते हैं। अपने देश में मुख्य रूप से 6 तरह की मृदा का फैलाव है, जिसमें सबसे प्रमुख जलोढ़ मृदा है जो नदियों के मैदानों में बिछी हुई है। जलोढ़ मृदा से आप समझ सकते हैं कि जो जल को अवशोषित करके रखती हैं वो मृदाएं जलोढ़ मृदाएं। यह अत्यंत उर्वरक है क्योंकि सिंचाई और क्या है, खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ की अधिकांश भूमि लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मृदाओं का रंग जो रहता है लाल और रवेदार आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। का पीला रंग जलायोजन के कारण होता है। भारत के पश्चिमी प्रांतों में काली मृदा पाई जाती है जो कि कपास, गेहूं आदि के लिए उपयुक्त होती है। काली मृदा बहुत महीन कणों से बनी है, इसमें नमी धारण की क्षमता बहुत होती है। काली मृदा
किससे बनी है? काली मृदा पहले तो कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी प्रांतों से पाई जाती है, ठीक है। और किसके लिए उपयोगी होती है? तो कपास और गेहूँ आदि के लिए उपयोगी होती है। महीन कणों से बनी होती है, जिसके कारण इसमें नमी धारण की क्षमता बहुत होती है। नमी धारण की क्षमता है मतलब सिंचाई के लिए इसमें कम पानी की आवश्यकता होगी, क्योंकि नमी ऑलरेडी इसमें है, ऐसे आपको समझना है। भारत के अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। सबसे अधिक प्रदेशों में, अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। भारी वर्षा से इसका उर्वरक तत्व बह जाता है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, जिसके कारण इस पर खेती करने के लिए अत्यधिक खाद का प्रयोग करना पड़ता है। इसके अलावा थार मरुस्थल में शुष्क मृदा और हिमालय पर्वत पर वन मृदा पाई जाती है। ओके, भारत में विभिन्न मृदा का वितरण दिखाया गया है। मानचित्र का अध्ययन कर आपको प्रश्न पर विचार करना है। तो आप देखेंगे कि वन मृदा कहाँ पे पाई गई है? जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा और शुष्क मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, आप मानचित्र में देख के अनुमान लगाएंगे या देखेंगे। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? अगेन मैंने जैसे बताया कि बुक में जो दिया है आपको एक बार बुक रीड करनी है और इन सब प्रश्नों का उत्तर लिख लेना है, ठीक है। वन मृदा किन किन राज्यों में पाई जाएगी? तो वन मृदा जहाँ पे हिमालय है, ठीक है, हिमालय का विस्तार कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है, जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड इत्यादि में क्या पाई जाएगी? वन मृदा। वन मृदा वाले प्रदेश की भौगोलिक बनावट कैसी है? भौगोलिक बनावट कैसी है? तो भौगोलिक बनावट में सबसे पहले क्या है, आपको हिमालय का मेंशन करना है। हिमालय या फिर पर्वत इत्यादि सब मुख्य रूप से पाए जाएंगे भौगोलिक रूप से। भारत में शुष्क मृदा कहाँ पे पाई जाएगी? जहाँ पे कम बारिश होगी, मतलब कि राजस्थान वाले क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाएगी। शुष्क मृदा को किस नाम से जानते हैं? ऊपर में आप देखिएगा। भारत में छत्तीसगढ़ में अधिकांशतः लाल पीली मृदा पाई जाती है। सबसे कम क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा का विस्तार है? आप चित्र देख के समझेंगे। अब आ जाते हैं भूमि निम्नीकरण और संरक्षण का उपाय। निम्नीकरण का अर्थ है कि क्या ऐसा कौन सी ऐसी कारण है जिनके कारण से भूमि को हानि होती है, या फिर उनकी जो बेसिक क्वालिटी होती है भूमि की, उस पर क्या दुष्प्रभाव के कारण उसका क्षरण हो रहा है, उन्हें हानि हो रही है। भूमि पूर्वजों से विरासत में मिली है, बिल्कुल ठीक। सही हालत में आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, पर ऐसा हो नहीं रहा है। देखते हैं आगे। क्रियापल को मनुष्य अपने क्रियाकलापों के माध्यम से भूमि को संवर्धित कर सकता है या क्षति भी पहुंचा सकता है, ठीक बात है। यदि भूमि को गुणवत्ता को किस तरह से आकलन कर सकते हैं? भूमि किस हद तक जीव जंतुओं को पनपने में मदद करती है, कितने टिकाऊपन के साथ मदद कर सकती है, उससे उसकी गुणवत्ता का आकलन कर सकते हैं। क्षमता धरती के अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगी। मरुस्थल और सदाबहार वन क्षेत्र में भूमि की क्षमता एक जैसी तो नहीं होगी, लेकिन जब किसी क्षेत्र की भूमि की क्षमता पहले से कम होने लगती है, तब हम इसे भूमि का निम्नीकरण कहते हैं। यह आपको आंसर लिखना होगा कि जब किसी क्षेत्र की भूमि की क्षमता पहले से कम होने लगती है तो उसे निम्नीकरण कहते हैं, भूमि निम्नीकरण। अगर बाढ़ के कारण किसी खेत पर रेत बिछ जाए, वह कृषि चराई योग्य नहीं रह जाए, तो हमें उसे निम्नीकृत जमीन कहेंगे। उस जमीन पर पौधे व अन्य जीव जंतु मनुष्य को पोषण पहले जैसे नहीं मिल पाएगा। मानव कार्यकलापों के कारण भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। मानव विभिन्न प्रकार से भूमि निम्नीकरण का कारण बनता है। सूखे या ढलुआ प्रदेश की भूमि पर जब हल चलाकर खेती की जाती है, तो वहाँ की महीन मिट्टी हवा के साथ उड़ जाती है या पानी के साथ बह जाती है। केवल मोटे कण एवं कंकड़ रह जाते हैं। ऐसी भूमि में कोई घास या फसल नहीं हो सकती। क्यों? भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, इस कारण से। पिछले पाठ में राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर के उदाहरण पढ़ा था हमने। रेगिस्तान प्रदेश में नहर से सिंचाई करने से नीचे के लवण पदार्थ पानी के साथ ऊपर उठकर
मिट्टी की सतह पर जम जाते हैं जिससे उस मिट्टी पर पौधे नहीं उग पाते। यह भी भूमि निम्नीकरण का ही उदाहरण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि दलदल बना रही है और मिट्टी का लवणीकरण हो रहा है। ठीक है, भूमि का लवणीकरण किसे कहेंगे? जब बहुत ज़्यादा उर्वरक वगैरह का उपयोग करते हैं हम, तो भूमि अब निम्नीकरण होती है या उसकी गुणवत्ता का ह्रास होता है, उसे ही क्या कहा जाएगा? लवणीकरण कहा जाएगा। यहाँ पे उपजाऊ भूमि क्या हो जाती है? कम उपजाऊ हो जाती है। ठीक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सूखे इलाकों में अत्यधिक चराई भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण होता है। भूमि की क्षमता से अधिक पशुओं की चराई से न केवल घास का आवरण पौधे नष्ट होते हैं, बल्कि इसकी ऊपरी परत मिट्टी के साथ हवा में उड़ जाती है। ठीक बात है ये। ओपन कास्ट उत्खनन से भूमि की ऊपरी परत को हटाकर नीचे बड़े गड्ढे खोदकर खनिज निकाला जाता है। ठीक है, वहाँ की जमीन किसी उपयोग नहीं लायक नहीं रह जाती, वो भूमि निम्नीकरण का उदाहरण है। खनन के बाद खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। झारखंड, हमारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में खनन भूमि का वन भूमि निम्नीकरण का कारण बना हुआ है। आप याद रखेंगे कि खनन के कारण भी भूमि का जो उपजाऊ क्षमता है वो कम होती है। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसने और मृदा बर्तन उद्योग में खड़िया मिट्टी और सेल खड़ी का प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल घुल जाती है। जब इसकी परत भूमि पर जमती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया रुक जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास के कारण बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत बन गया है। भारत में लगभग 13 से 19 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत हो चुकी है। से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत हैं। 56% क्षेत्र जल अपरदित है और शेष क्षेत्र लवड़ी एवं क्षारीय हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग 47,84,000 हेक्टेयर भूमि राज्य की कुल भूमि का 35% निम्नीकरण से प्रभावित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कंसर्निंग पॉइंट है। 35% निम्नीकरण से प्रभावित है। यह मुख्य रूप से पानी द्वारा क्षरण और भूमि की अम्लीयता के कारण है। अम्लीयता भूमि क्षरण के कारण होता है या फसलों को प्रभावित करता है। अम्लीयता को नियंत्रित करने के लिए मिट्टी में चुनाया मिलाया जा सकता है। दुर्ग, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायपुर जिलों में उत्खनन के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। ठीक है, दुर्ग, जांजगीर चांपा, कोरबा और रायपुर। जांजगीर चांपा में हमें मेनली कोयला देखने को मिलेगा। कोरबा में कोयला देखने को मिलता है। रायपुर और दुर्ग वाले ज़िले में क्या निकालते हैं? तो रायपुर व दुर्ग वाले ज़िले में चूना पत्थर का प्रचुर मात्रा में मिलता है जिससे सीमेंट बनते हैं और वो क्या करते हैं? भूमि निम्नीकरण का कारण बनते हैं। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके होते हैं। वन रोपण, चारागाहों का उचित प्रबंधन से कुछ हद तक मदद करते हैं। जो भूमि कृषि योग्य नहीं, वहाँ जंगल लगाना, चारागाह विकसित करना चाहिए। सिंचाई को भूमि की क्षमता के अनुसार रखकर दलदलीकरण और लवणीकरण जैसी समस्याओं से बचाया जा सकता है। अब भूमि निम्नीकरण से गरीबी कैसे होता है ये समझते हैं। देश के सबसे गरीब समुदाय निम्नीकृत भूमि पर आश्रित हैं। या तो वे गरीब पशु चालक हैं या फिर निम्न गुणवत्ता वाली भूमि पर खेती करने वाले गरीब और सीमांत किसान व आदिवासी हैं। ये अन्य किसी आजीविका के अभाव में वे इस निम्न भूमि का दोहन करने पर मजबूर हैं। अब भूमि अगर निम्नीकृत है तो वहाँ पर ना किसानी अच्छे से हो सकता है, ना ही पशुधन वहाँ पर प्रॉपर तरीके से रह सकते हैं। यही कारण है कि भूमि निम्नीकरण और गरीबी में एक संबंध हमें देखने को मिलता है। जहाँ पर भूमि निम्नीकरण है वहाँ पे जनसंख्या क्या होगी? गरीब होगी, जिसके कारण निम्नीकरण तेज हो जाता है। भूमि का दोहन करने से निम्नीकरण और तेज हो जाता है। तो ये इस लाइक स्पाइरल। अक्सर गरीबी के कारण वे समुदाय जमीन के संवर्धन के लिए उचित उपाय भी नहीं कर पाते हैं। इस तरह गरीबी और भूमि निम्नीकरण एक दूसरे के कारण बनकर एक कुचक्र स्थापित करते हैं। ठीक है, इसलिए यह आवश्यक है कि इन प्रदेशों में भूमि संवर्धन का जिम्मा सरकार उठाए और गरीबों की आजीविका एवं भूमि की गुणवत्ता को सुरक्षित रखे।
गरीबी लोग भूमि निम्नीकरण के शिकार हैं या ये वे उनके कारण हैं, यही जो दुष्चक्र वाली बात है ये आपको लिखना है। गरीबी दूर करने के लिए भूमि संवर्धन किस तरह कारगर हो सकता है, आपको ऊपर वाले पैराग्राफ से इस दोनों का आंसर लिखना है। भूमि प्रबंधन, भूमि प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, कैसे किया जाए, देखते हैं इसके बारे में। भूमि स्थिर संसाधन है किंतु जनसंख्या बढ़ रही है, आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं, जीवन शैली भी बदल रही है। बिल्कुल नगरों की ओर पलायन बढ़ रहा है, इस सब का असर भूमि पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लोग नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं जिस कारण नगरों का बेतरतीब विकास हो रहा है। कल तक जो खेत फसल से लहलाते थे आज उनमें इमारतें निर्मित हो चुकी हैं। आप अपने गांव के आसपास भी ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। जिन भूमि में वनों का विस्तार था उस पर कृषि उत्खनन इत्यादि हो रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि भूमि का प्रबंधन उचित तरीके से उपयोग करें। भूमि के प्रबंधन के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। नगर एवं गांव का नियोजित विकास करना चाहिए। ठीक है, कृषि योग्य भूमि पर न ही अत्यधिक बसाहट होनी चाहिए और न ही उन पर उद्योग धंधे लगने चाहिए। खाली जमीन अगर कहीं उपलब्ध होती है तो नगर एवं गाँव का नियोजित विकास उसी पर करना चाहिए। बंजर भूमि का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, अकृषि कार्य किया जा सकता है जैसे कि उद्योग, आवासीय उद्योग, इसे चराई के रूप में भी या कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या फ़ायदा होगा इससे, कृषि भूमि का विस्तार होगा, दूसरा बेकार भूमि का उपयोग हो सकेगा। परती भूमि का उपयोग, परती भूमि खासकर एक वर्ष से अधिक समय के लिए छोड़ी जाती है, उसका उपयोग कृषि या बागवानी के लिए किया जा सकता है और इससे कृषि उत्पादकता में फिर वृद्धि भी होगी। वन संरक्षण एवं वन रोपण करना चाहिए। वन संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है और इसे दीर्घकाल में नवीनीकरण किया जाता है। इसका व्यवस्थित उपयोग किया जाना बेहतर होगा। वनों से पुराने वृक्षों को उतनी मात्रा में काटा जाए जितना लगाना संभव हो सके। अंधाधुंध कटाई नहीं होनी चाहिए पेड़ की। 23% भूभाग पर वन है, पर्यावरण संतुलन के लिए इसमें विस्तार किया जाना चाहिए। बिल्कुल कम से कम 33% भाग पर पेड़ हमें लगाना चाहिए। ठीक, मृदा क्षरण एवं रोकथाम, अपरदन, कटाव, कचरा जमाव, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि क्या करते हैं, मृदा क्षरण का कारण बनते हैं। ठीक है, मृदा की उत्पादकता कृषि भूमि में कमी होती है। मृदा क्षरण की रोकथाम कर इनकी उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। घर के आसपास की भूमि का उपयोग, गांव या मोहल्ले में घरों के आसपास काफ़ी खाली ज़मीन होती है, इस पर भूमि पर मौसम फलदार पौधे लगाए जाते हैं। जो लोग घर के आपस की भूमि का भी उपयोग इस प्रकार के उत्पादक कार्यों के लिए कर सकते हैं। मतलब घर के आसपास भी भूमि का उपयोग हमें संतुलित रूप से करना चाहिए। अब सब अब चलते हैं सबसे ऊपर और देखते हैं भूमि उपयोग भारत में किस तरह से हो रही है। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि सबसे ज़्यादा भूमि का उपयोग किसके लिए किया जा रहा है, कृषि भूमि के लिए किया जा रहा है। फिर हमारे पास वन भूमि, चराई भूमि ओनली 3% है, बंजर भूमि 10% है, परती भूमि 8% है, अकृषि भूमि 9% है। इनका विकास संतुलित रूप से करना होगा। जो कृषि भूमि है उन पर औद्योगिकीकरण, नगरीकरण इत्यादि कार्य हमको बहुत ही सोच समझकर सावधानी पूर्वक करना होगा ताकि जो भूमि संसाधन है उनका समुचित दोहन किया जा सके एवं खाद्य संकट जैसी समस्याएं भारत देश में ना आए। और कृषि संसाधन पर बहुत सारी जनसंख्या हमारी क्या है, निर्भर करती है। भारत में बहुत सारे किसान पाए जाते हैं। तो आज था ये लेक्चर भूमि संसाधन, कक्षा 10वीं, पाठ 2 भूगोल। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं, गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन क्लास होती है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 3448। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक हमारी क्लास होती है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।